भारत के औपनिवेशिक इतिहास में अकाल केवल प्राकृतिक आपदाएं नहीं थे, बल्कि वे एक जटिल और मानव निर्मित प्रक्रिया का परिणाम भी थे, जहां जलवायु, संसाधनों की कमी और सबसे महत्वपूर्ण रूप से औपनिवेशिक नीतियां एक साथ मिलकर विनाशकारी परिस्थितियां उत्पन्न करती थीं। और इसी संदर्भ में ब्रिटिश एम्पायर की नीतियां एक निर्णायक भूमिका निभाती हैं, जिन्होंने अकाल को केवल एक संकट नहीं बल्कि एक त्रासदी में बदल दिया। अकाल की मूल समस्या केवल वर्षा की कमी या फसल की विफलता नहीं थी, क्योंकि भारत में सदियों से ऐसे प्राकृतिक उतार चढ़ाव आते रहे थे। लेकिन पारंपरिक व्यवस्थाओं में समाज और राज्य के पास ऐसे तंत्र होते थे जो इस संकट को नियंत्रित कर लेते थे, जबकि अंग्रेजी शासन के दौरान ये तंत्र धीरे धीरे कमजोर हो गए या समाप्त कर दिए गए। इस संदर्भ में अंग्रेजों की सबसे महत्वपूर्ण नीति थी राजस्व वसूली की कठोर व्यवस्था, जहां किसानों से हर परिस्थिति में कर वसूला जाता था, चाहे उनकी फसल अच्छी हो या खराब। इससे किसानों के पास संकट के समय कोई सुरक्षा नहीं बचती थी और वे कर्ज और भूख के चक्र में फंस जाते थे, जिससे अकाल की स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती थी। इसके अलावा नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया गया, जिससे किसानों को खाद्यान्न के बजाय नील, कपास और अन्य व्यापारिक फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि जब प्राकृतिक संकट आया तो स्थानीय स्तर पर भोजन की उपलब्धता कम हो गई और लोग भूख का सामना करने लगे। ये दर्शाता है कि आर्थिक नीतियां सीधे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। रेलवे और परिवहन व्यवस्था का विकास भी इस संदर्भ में एक विरोधाभासी भूमिका निभाता है। एक ओर ये संसाधनों के वितरण में सहायक हो सकता था, लेकिन दूसरी ओर इसका उपयोग कई बार अनाज को अकालग्रस्त क्षेत्रों से बाहर भेजने के लिए किया गया, जिससे स्थानीय संकट और गहरा हो गया। ये दर्शाता है कि साधन का उपयोग कैसे किया जाता है, ये अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार अकाल और अंग्रेजी नीतियों का प्रारंभिक चरण हमें ये समझाता है कि ये केवल प्राकृतिक आपदाओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी व्यवस्था की कहानी है जहां नीतियों और निर्णयों ने संकट को और अधिक गंभीर बना दिया। और यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। अकाल और अंग्रेजी नीतियों के संबंध को समझने के लिए ये देखना आवश्यक है कि ये संकट केवल सिद्धांत या नीतिगत स्तर तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे वास्तविक और विनाशकारी घटनाओं के रूप में सामने आए, जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। और यही वो क्षण थे जहां ब्रिटिश एम्पायर की नीतियों का वास्तविक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान कई बड़े अकाल पड़े, जिनमें ग्रेट फैमिन ऑफ 1876-78 और बंगाल फैमिन ऑफ 1943 जैसे उदाहरण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन अकालों में केवल प्राकृतिक कारण ही नहीं थे, बल्कि प्रशासनिक असफलताएं और नीतिगत त्रुटियां भी शामिल थीं, जिन्होंने इन संकटों को और अधिक भयावह बना दिया। इन अकालों के दौरान सबसे बड़ी समस्या थी भोजन की उपलब्धता और वितरण। कई बार देश में कुल मिलाकर अनाज की कमी नहीं होती थी, लेकिन उसका वितरण इस प्रकार होता था कि अकालग्रस्त क्षेत्रों तक पर्याप्त भोजन नहीं पहुंच पाता था। और यह स्थिति प्रशासनिक उदासीनता और प्राथमिकताओं की कमी को दर्शाती है। अंग्रेजी शासन की प्रतिक्रिया भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण थी। कई बार राहत कार्य सीमित और देर से शुरू किए गए, और कुछ मामलों में यह भी देखा गया कि सहायता देने के लिए कठोर शर्तें रखी गईं, जिससे जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचने में बाधाएं उत्पन्न हुईं। ये दर्शाता है कि मानवीय दृष्टिकोण के बजाय प्रशासनिक नियमों को प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया गया, जिससे किसानों को खाद्यान्न के बजाय नील, कपास और अन्य व्यापारिक फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जब प्राकृतिक संकट आया तो स्थानीय स्तर पर भोजन की उपलब्धता कम हो गई और लोग भूख का सामना करने लगे। ये दर्शाता है कि आर्थिक नीतियां सीधे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। प्रमुख अकाल और अंग्रेजी नीतियों के दौरान ये दर्शाता है कि ये केवल प्राकृतिक संकट नहीं थे, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जहां नीतिगत निर्णयों ने इस संकट को और अधिक गंभीर बना दिया। और यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अकाल और अंग्रेजी नीतियों का प्रभाव केवल तत्कालिक भूख और मृत्यु तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और लोगों की मानसिकता को गहराई से बदल दिया। और यही वो चरण था जहां ब्रिटिश एम्पायर की नीतियों के दीर्घकालिक परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आने लगे। सबसे पहले इसका प्रभाव समाज की संरचना पर पड़ा, क्योंकि अकाल के दौरान लाखों लोगों की मृत्यु और विस्थापन ने पारंपरिक सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर दिया,
गांव खाली होने लगे, परिवार बिखर गए और समुदायों की एकता टूटने लगी। ये केवल एक मानवीय संकट नहीं, बल्कि एक सामाजिक विघटन की प्रक्रिया थी। आर्थिक स्तर पर यह प्रभाव और भी गहरा था। किसान जो पहले ही भारी करों और कर्ज के बोझ से दबे हुए थे, अकाल के कारण पूरी तरह टूट गए। उनकी जमीनें छिन गईं या उन्हें मजबूरन बेचनी पड़ी। इससे भूमिहीनता बढ़ी और एक नया आर्थिक असंतुलन उत्पन्न हुआ, जिसने समाज के कमजोर वर्गों को और अधिक कमजोर कर दिया। कारीगरों और मजदूरों की स्थिति भी इस दौरान खराब हो गई, क्योंकि जब कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है तो इसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं और लोग शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों पर भी दबाव बढ़ता है। मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी ये प्रभाव अत्यंत गहरा था। लगातार भूख, असुरक्षा और अनिश्चितता ने लोगों के भीतर भय और निराशा की भावना उत्पन्न की। लेकिन इसके साथ ही ये धीरे धीरे असंतोष और विरोध की भावना में भी बदलने लगा। लोग ये समझने लगे कि ये स्थिति केवल प्राकृतिक नहीं, बल्कि नीतिगत विफलताओं का परिणाम है। इस प्रक्रिया में एक नई चेतना का भी जन्म हुआ, क्योंकि लोग अपने अधिकारों और परिस्थितियों के प्रति जागरूक होने लगे। उन्होंने ये महसूस किया कि उनकी समस्याएं अलग अलग नहीं, बल्कि एक व्यापक प्रणाली का हिस्सा है, और यही समझ उन्हें एकजुट होने और विरोध करने के लिए प्रेरित करने लगी। इस प्रकार अकाल और अंग्रेजी नीतियों का प्रभाव केवल एक संकट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया बन गई जिसने समाज को बदल दिया, उसे कमजोर भी किया और साथ ही उसे जागरूक भी बनाया। और यही वो बिंदु था जहां से एक नए प्रकार के प्रतिरोध की शुरुआत हुई। अकाल और अंग्रेजी नीतियों की ये पूरी प्रक्रिया अंततः केवल मानवीय त्रासदी तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ में बदल गई जिसने भारतीय समाज की दिशा और सोच को स्थायी रूप से प्रभावित किया। क्योंकि जब ब्रिटिश एम्पायर की नीतियों के वास्तविक परिणाम लोगों के सामने स्पष्ट होने लगे, तब ये केवल संकट का अनुभव नहीं, बल्कि एक गहरी समझ का आधार बन गया। इन अकालों ने ये दिखा दिया कि औपनिवेशिक शासन की प्राथमिकताएं स्थानीय जनता के जीवन और कल्याण से अलग थीं, और यही समझ धीरे धीरे लोगों के भीतर असंतोष और विरोध की भावना को मजबूत करने लगी। यह असंतोष केवल भावनात्मक नहीं था, बल्कि ये अनुभव और वास्तविकता पर आधारित था, जिसने इसे और अधिक प्रभावी बना दिया। इस प्रक्रिया में अकाल एक प्रतीक बन गए, एक ऐसी व्यवस्था के जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असफल रही। और यही प्रतीक आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बना, क्योंकि लोगों ने ये महसूस किया कि जब तक शासन उनके अपने हाथों में नहीं होगा, तब तक ऐसी त्रासदियां दोहराई जा सकती हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य संगठनों ने भी इन मुद्दों को उठाया, और उन्होंने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना करते हुए ये दिखाने का प्रयास किया कि ये केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक समस्या है, जिससे पूरे समाज को नुकसान हो रहा है। इससे आंदोलन को एक ठोस और व्यावहारिक आधार मिला। अकालों का ये अनुभव केवल राजनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि ये एक ऐसा संकट था जिसने सभी को प्रभावित किया। और यही साझा अनुभव एक सामूहिक चेतना का आधार बना, जिसने लोगों को एक साथ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। इस पूरी प्रक्रिया की ऐतिहासिक विरासत अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें ये सिखाती है कि नीतियां और निर्णय केवल कागज पर नहीं रहते, बल्कि उनका सीधा प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ता है। और जब यह प्रभाव असंतुलित या अन्यायपूर्ण होता है, तो ये अंततः परिवर्तन की मांग को जन्म देता है। अंततः अकाल और अंग्रेजी नीतियों की ये कथा हमें ये समझाती है कि किसी भी समाज के लिए संवेदनशील, संतुलित और उत्तरदायी शासन कितना आवश्यक होता है। क्योंकि जब शासन इन मूलभूत सिद्धांतों से दूर हो जाता है, तो परिणाम केवल आर्थिक या प्रशासनिक समस्याएं नहीं, बल्कि गहरी मानवीय त्रासदियां होती हैं। इस प्रकार ये कथा केवल अतीत की एक दुखद कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी और एक शिक्षा भी है, जो हमें ये याद दिलाती है कि विकास और प्रगति के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं और संतुलन को बनाए रखना कितना आवश्यक है। और यही इसका सबसे गहरा और स्थायी संदेश है।